हम सोचते हैं कि क्या करें, कौन सी चीज़ लें, किस तरीके से लें, जिसके कारण कल को मुझे, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में तो अगर मैं हूँ नहीं तभी तो क्लेम मिलेगा ना, उस पॉलिसी का पर्पज़ क्या है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखनी ज़रूरी होती है जब हम टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल मुझे लगता है आप लोगों के भी दिमाग में आते होंगे, मेरे तो आते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ कि क्या लूँ यार जिसके कारण दिक्कतें ना हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शर्मा आपका स्वागत करता हूँ एक ऐसी जर्नी में जो आपको नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनाती है। इस जर्नी में आज हम लोग बात करेंगे आसान करने के लिए अपने रास्ते को, जो टर्म इंश्योरेंस परचेस करने के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम बात करेंगे पूरी 10 ज़रूरी बातों को, 10 ऐसी ज़रूरी बातें जो टर्म इंश्योरेंस लेते समय आपको, अगर आपने ध्यान रखी तो मुझे ऐसा लगता है आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी। ये एक एक चीज़ ऐसी है जो आपके काफ़ी चीज़ों के क्वेश्चंस को बिल्कुल सॉल्व कर देगी, आपके पूरे के पूरे दिमाग को इतना ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर देगी कि आपको कभी भी डाउट ही नहीं होगा कि मैंने ये चीज़ सही खरीदी है या नहीं खरीदी है। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस तब ज़रूरत पड़ती है जब आप नहीं होते हो। तो ऐसी चीज़ लेनी चाहिए कि नहीं होने के बाद आपके परिवार को दिक्कत ना आए। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट जो ज़रूरी बात है यहाँ पर वो है फीचर्स। टर्म इंश्योरेंस के फीचर्स इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं कि पॉलिसी जो हमने ली है, ऑब्वियसली सभी लोग समझते हैं टर्म इंश्योरेंस के अंदर कि कितने रुपए की पॉलिसी हमने ली। सम इंश्योर्ड सभी लोगों को लगता है यही है। मान लीजिए आपने 1 करोड़ की पॉलिसी खरीदी, 2 करोड़ की खरीदी, 5 करोड़ की खरीदी, तो ये सम इंश्योर्ड बोलते हैं इसको। तो आपने ये पॉलिसी ली, आपने सोचा कि मैंने बेसिक पॉलिसी ले ली है तो मेरा कवरेज हो गया। लेकिन क्या आपको पता है कि टर्म इंश्योरेंस में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फीचर्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। जैसे आपने टर्म इंश्योरेंस के अंदर राइडर चेक करें हैं कि नहीं करें। राइडर्स के अंदर आपका क्रिटिकल इलनेस राइडर आता है, पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर आता है, पर्सनल एक्सीडेंट डिसेबिलिटी राइडर आता है, टीम में वेवर राइडर आता है। ऐसे बहुत सारे राइडर्स भी आते हैं, जैसे मंथली इनकम भी कह सकते हो आप। तो ये अलग अलग राइडर्स होते हैं जो आपको देखना ज़रूरी है कि क्या ये आपके फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो टर्म इंश्योरेंस लेते समय आप राइडर्स की पूरी चेकिंग करिए कि किस पॉलिसी को अपने टर्म राइडर्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है, ताकि आप पॉलिसी लेते समय अपने फ़ायदे के हिसाब से या अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन राइडर्स को ऐड करवा सकें। अगर वो आप ऐड करवा लेंगे तो आपकी पॉलिसी पूरी की पूरी कंप्लीट पैकेज हो सकता है। इसी के साथ हम लोगों को ये भी देखना ज़रूरी है कि टर्म इंश्योरेंस में कितने टर्म की पॉलिसी हम लोगों ने खरीदी। देखो दोस्तों, यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है टर्म, एक होता है पीपीटी। टर्म का मतलब होता है कवरेज कितने साल तक जानी है। तो आजकल बहुत सारी कंपनीज 85 ईयर्स तक, टिल 85 ईयर्स ऑफ एज आई एम टॉकिंग अबाउट, 75 की एज तक या फिर 100 की एज तक पूरी पॉलिसीज देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को पता है, देखना ज़रूरी है कि हम लोग की जो कवरेज है वो कितने सालों की हमें लेनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 100 ईयर्स की पॉलिसी ले लेते हैं, तो उसकी वजह से प्रीमियम, क्योंकि लास्ट में मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है, यानी मृत्यु दर ज़्यादा होती है, इसीलिए उसकी वजह से पॉलिसी का प्रीमियम थोड़ा सा महंगा हो जाता है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि टर्म इंश्योरेंस जो लेते हैं हम लोग, उसका पर्पस क्या है। ऑब्वियसली उसका पर्पस ये तो नहीं है कि मुझे क्लेम लेना ही लेना है। अनफॉर्चुनेटली कुछ होता है तो डेफिनेटली वो हमें काम आए उसका। तो उसके लिए क्या मैं प्रीमियम ज़्यादा तो नहीं दे रहा हूँ। तो टर्म देखना बहुत ज़रूरी है कि आपको ज़रूरत कितनी है, कितने साल तक आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे या इंडिपेंडेंट हो जाएंगे जिनको आपके पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्यों मैं उस चीज़ के पैसे एक्स्ट्रा दूं जब मेरे बच्चों को उस पॉलिसी के पैसों की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे पीपीटी आता है। पीपीटी का मतलब होता है प्रीमियम पेइंग टर्म। इसका मतलब यह है कि मैंने पैसे कितने साल तक देने हैं। जैसे एग्जाम्पल, 100 साल तक आपने पॉलिसी का टेन्योर ले लिया, या फिर आपने टर्म ले लिया, या फिर 75 की एज तक ले लिया। आपकी एज आज 32 या 33 है, तो आपको कितने साल तक पैसे जमा करने हैं। तो मार्केट में बहुत सारी फैसिलिटीज़ आती हैं अलग अलग कंपनीज़ की कि
5 साल के लिए लेना है, 10 साल के लिए लेना है, 20 ईयर्स के लिए पीपीटी करना है आपको, या अप टू एज ऑफ 60 करना है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी टर्म आपको सूट करती है और कौन सी पीपीटी सूट करती है आपकी इनकम के हिसाब से। तो जितना छोटा आप पीपीटी रखेंगे उतनी पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ जाएगा। दोस्तों, दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है यहाँ पर कंपनी। अब मार्केट में हमारे देश के अंदर 23-24 कंपनीज हैं जिन्होंने IRDA से लाइसेंस ले रखा है। डेफिनेटली IRDA से लाइसेंस कंपनीज तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्लेम आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप उन 23 कंपनी में से आपको तो 1 या 2 कंपनीज की पॉलिसी लेनी है या फिर एक ही कंपनी की टोटल पॉलिसी लेनी है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको वहाँ पर बड़ा सेलेक्टिव होना पड़ता है कि मैं किस कंपनी की पॉलिसी लूँ जहाँ पर मुझे सबसे कम चांसेस हैं डिक्लाइन होने के बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल बैकग्राउंड। यानी कंपनी इतनी मजबूत हो कि मुझे कल को कोई दिक्कत ना आए। तो हम क्या करेंगे? हम वहाँ पर ये क्रॉस चेक करेंगे कि ब्रांड विजिबिलिटी कितनी है, कितनी पुरानी कंपनी है, प्रमोटर्स कौन है कंपनीज़ के। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन पे आपको ट्रस्ट है, तो आप जिनको भी सिलेक्ट करेंगे उनको आपको बेसिकली फ़ायदेमंद चीज़ों को लेकर कैलकुलेशन करनी ज़रूरी है। आपको बेसिकली जो भी चीज़ें आप करोगे उसमें आपका ये अगर कंपनी चूज़ करते हैं आप, तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप एडवाइज़र सिलेक्ट करिए। यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूज़न है, लोग सोचते हैं कि हम एडवाइज़र क्यों सिलेक्ट करें, एडवाइज़र तो झूठ बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक ट्रस्टवर्दी एडवाइज़र को जब लेते हैं जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि एडवाइज़र क्या करता है? एडवाइज़र आपको उन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देता है जो क्वेश्चंस आप पूछते हो उससे। तो जितने भी फीचर्स मैं बताऊंगा, तो आप क्या करना, एडवाइज़र सिलेक्ट करने के इसमें एडवाइज़र कितने साल पुराना है, कब से काम कर रहा है, क्वालिफिकेशन क्या है एडवाइज़र की। दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि क्वालिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप समझ सकोगे कि आपके एडवाइज़र इंश्योरेंस की टर्मिनोलॉजी को, फाइनेंशियल बैकग्राउंड की टर्मिनोलॉजी को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। अब आपने क्वेश्चंस पूछे, आपका एडवाइज़र आंसर दे नहीं सकता, तो फ़ायदा क्या हुआ? तो जितने फीचर्स अभी हम बात करेंगे, आप एडवाइज़र से जब पूछोगे तो आपका एडवाइज़र ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा अगर उसके आंसर आपको जस्टिफाई कर पाते हैं। दोस्तों, चौथी बहुत ज़रूरी चीज़ क्या होती है? चौथी चीज़ होती है अपनी कि डिफरेंस क्या है। प्रीमियम में अलग अलग कंपनीज के अंदर डिफरेंसेस आपने देखे होंगे। वहाँ पर बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि यार पॉलिसी बाजार में देख रहा हूँ या कोई और ऑनलाइन मैं साइट पे देख रहा हूँ, वेबसाइट पे देख रहा हूँ, अलग एडवाइज़र्स मुझे अलग अलग कंपनीज के बता देते हैं, तो डिफरेंसेस क्यों है? 1 करोड़ की पॉलिसी है, दिल्ली NCR में रहता हूँ मैं, या फिर इंडिया के किसी भी जगह रहता हूँ, तो मुझे वहाँ पर प्रीमियम्स को लेकर डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं? एक कंपनी मुझे वही चीज़ 25,000 रुपये की दे रही है, दूसरी कंपनी उसी चीज़ का 35,000 ले रही है या 22,000 ले रही है, तो डिफरेंसेस क्यों है? तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। अपने एडवाइज़र से भी पूछ सकते हैं आप इस बात को कि ये डिफरेंसेस क्यों है। सेम फीचर्स के, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैं बात कर रहा हूँ सेम फीचर्स की बात करना ही अपने एडवाइज़र्स के साथ, या फिर ऑनलाइन पॉलिसी खरीदते समय चेक करना है कि सेम फीचर्स में डिफरेंसेस क्यों है। क्योंकि मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर हमारे देश में तो सेम है, तो डिफरेंसेस क्यों है? जो आदमी इसका डिफरेंस का आंसर दे पाया वो आपके लिए शायद सही होगा। दोस्तों, 5वीं चीज़, 5th नंबर की जो चीज़ है वो है प्रीमियम। अब प्रीमियम का नाम सुनते ही आप लोग बोले, हाँ यार अभी तक बोला तो है नहीं धीरेन्द्र जी ने, प्रीमियम तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सस्ती चाहिए भैया, हम इंडियंस हैं, हमें तो वैसे भी सस्ती चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो प्रीमियम सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये चीज़ क्रॉस चेक पक्का करना कि प्रीमियम आपका कहाँ पर सस्ता पड़ सकता है। आपने जैसे भी कंपनी सिलेक्ट करी कि कौन सी कंपनी अच्छी है, अच्छी कंपनी 2 4 5 कंपनी सिलेक्ट करने के बाद आप फीचर्स चेक करने के बाद फीचर्स टू फीचर्स कंपैरिजन करना है। यहाँ पर ध्यान रखना है, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना है, फीचर्स से फीचर्स का कंपैरिजन करना है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, कभी कभी फीचर्स के साथ कंपैरिजन नहीं करते हैं। सिर्फ टर्म इंश्योरेंस, सम इंश्योर चेक करा 1 करोड़ रुपए का, दूसरी कंपनी फीचर्स के साथ उस चीज़ को दे रही है, तो हम क्या करेंगे, ये तो सस्ता दे रहा है, ये महंगा दे रहा है, तो मैं सस्ती चीज़ खरीद लेता हूँ। ऐसा मत करना। पहले यहाँ के इस कंपनी के बी कंपनीज के फीचर्स चेक करना, ए कंपनीज के फीचर्स चेक करना, तब प्रीमियम चेक करना, उनकी ब्रांड की क्रेडिबिलिटी चेक करना, तब जब दिल को तसल्ली लगे तब उस चीज़ को खरीदना। दोस्तों, 6ठी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप गेस भी नहीं कर सकते, क्योंकि लोग इस पर कैलकुलेशन करते ही नहीं है।
इसको बोलते हैं, मेरी नज़र में है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यहाँ पर क्या होता है कि आपने अक्सर सुना होगा कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, आपको ऑप्शन देते हैं पॉलिसीज़ के अंदर कि 5 साल तक प्रीमियम दीजिए, 10 साल तक दीजिए, ज़िंदगी भर चलेगा इंश्योरेंस, या 75 की एज तक आपका टर्म रहेगा। जो मैंने फीचर्स में बताया कि ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं। आप उन बेसिकली जितने भी फीचर्स के अंदर ये जो इम्पोर्टेंट फीचर है उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी चेक करवाना अपना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? सर सारा गेम तो पैसों का है ना, कितने पैसे दिए तभी तो आपको उसका प्रोडक्ट का बेनिफिट मिलेगा ना। तो आपने मान लीजिए 5 साल का उसने आपको एक कैलकुलेशन बता दिया कि सर 5 साल तक इतना पैसा देना है, 10 साल के लिए ये प्रीमियम आ रहा है आपका, 60 की एज तक इतना प्रीमियम आ रहा है, 75 की टर्म तक इतना प्रीमियम आ रहा है। इसको ऐसे समझते हैं कि एक आदमी की एज 35 एज है, कंपनी ने उसको 4 कोटेशन दी, पहली 5 साल के लिए, दूसरी आपकी 10 साल के लिए, तीसरा आपको 60 की एज तक पैसे देने हैं, और चौथा 75 की एज तक पैसे देने हैं। यानी आपकी पीपीटीज यहाँ पर 4 अलग अलग होगी। तो सर आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि मैंने ओवरऑल कितने पैसे दिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ, कैलकुलेशन के साथ, मेरा IRR कितना आया। यानी 75 की एज तक पीपीटी में मैंने टोटल पैसा कितना दे दिया, 5 साल की पीपीटी में मैंने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ स्टिल 75 ईयर्स, पैसे मैंने 5 साल के लिए दिए लेकिन टिल 75 ईयर्स मैंने कितना दे दिया। तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी डिटेल में अच्छी तरीके से समझाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जो भी मैं वीडियो लेके आऊँगा इस पर अलग से एक पूरा का पूरा वीडियो बनानी है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ आपको 5 साल, 10 साल और 60 की एज तक या 75 की एज तक जो प्रीमियम दिया है उसमें सबसे सस्ता पॉलिसी कौन सा पड़ रहा है। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि 5 साल तक पैसे दिए आपने तो वो सस्ता पड़ेगा। ज़्यादातर चांसेस हमेशा उसके होते हैं जब आप शॉर्ट टर्म में प्रीमियम देते हो। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेशन पक्का करनी है वहाँ पर। तो दोस्तों 7वां पॉइंट क्या है? 7वां पॉइंट है क्लेम सेटलमेंट। ओ माय गॉड, क्लेम सेटलमेंट तो मैं बहुत लेके आ गया। आपको लग रहा था कि ये तो अभी तक बोला ही नहीं धीरेन्द्र जी ने। अरे लेकिन मैं गारंटी देता हूँ क्लेम सेटलमेंट रेशियो जब आप कंपनी सेलेक्ट कर लेते हो ना, तो अच्छी कंपनीज के क्लेम सेटलमेंट रेशियो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं है। कोई 96% है, कोई 95% है। अब उस 1% के लिए इतनी फाइटिंग नहीं है, बट फिर भी दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टॉप की 10 ज़रूरी बातों में आती है ये चीज़। इसीलिए आपको ध्यान रखना है क्लेम सेटलमेंट रेशियो 2 तरीके से काउंट किया जाता है। 2 तरीके से। पहला तरीका क्या होता है, अमाउंट कितना सेटल हुआ है, यानी क्लेम कितना अमाउंट का आया था, अमाउंट कितना सेटल किया गया है। और दूसरा होता है नंबर ऑफ क्लेम्स कितने सेटल किए गए हैं। यानी 100 क्लेम आए हैं मान लीजिए और 96% क्लेम सेटलमेंट है, तो 97% क्लेम सेटलमेंट है। आपको लगता है ठीक है यार 96, 97 इज इट सफिशिएंट, मैं आई कैन गो फॉर दैट पर्टिकुलर पॉलिसी। अमाउंट सेटलमेंट क्लेम का आप देख रहे हो तो 92% है, क्योंकि बड़े क्लेम्स उस कंपनी ने रिजेक्ट कर रखे हैं, छोटे क्लेम्स नंबर ऑफ क्लेम्स दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ क्लेम्स में तो उसका रेशियो अच्छा है, लेकिन अमाउंट्स के अंदर तो रेशियो अच्छा नहीं हुआ ना। तो दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्लेम सेटलमेंट के अंदर दोनों रेशियो चेक करने हैं। ये आपको IID के साइट पर आराम से मिल जाता है। बाकी डिस्क्रिप्शन आपको अच्छी तरीके से आप मुझसे पूछोगे तो मैं भेज दूंगा कहाँ से चेक करना होगा। दोस्तों 8वां जो पॉइंट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंडरराइटिंग प्रोसेस। अब लोग मैक्सिमम पॉलिसी लेने के लिए बोलते हैं यार बस पॉलिसी मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए, पॉलिसी मिल गई अपने को तो मुझे क्लेम भी मिल गया। ऐसा नहीं होता है। तो कोशिश करिए वहाँ पर पॉलिसी लेने में जहाँ पर आपकी अंडरराइटिंग कंपनी की स्ट्रॉन्ग हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हर अच्छे अंडरराइटिंग करने वाली कंपनी क्लेम आसानी से देती है, मैं ये नहीं कह रहा, बट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जितनी ज़्यादा टफ अंडरराइटिंग होगी, जैसे आप IIT में एडमिशन लेते हैं, IIMS में एडमिशन लेते हैं, तो मुश्किल होता है ना एडमिशन लेना। उसी तरीके से समझ लो पॉलिसी अगर थोड़ी सी मुश्किल से मिल रही है तो चांसेस ज़्यादा है क्लेम मिलने के, क्योंकि उसने पूरी तरीके से मेडिकल अंडरराइटिंग करी है, चेक करा ढंग से। मैं पॉलिसी मिलने के डिले की बात नहीं कर रहा हूँ, डिले में हो सकता है ऑपरेशन प्रोसेस स्ट्रॉन्ग ना हो उस कंपनी का। मैं बात कर रहा हूँ पॉलिसी लेने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, हिस्ट्री क्या चेक करी गई। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अंडरराइटिंग किस तरीके से कंपनी करती है। और आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि क्लेम का प्रोसेस क्या है।
तो आपको एडवाइज़र से पूछना है, या फिर जो भी कस्टमर केयर का ऑनलाइन पॉलिसी खरीदते समय आप देखते हैं ना, तो उसमें आपका जो भी कस्टमर केयर वाला आदमी है उससे पूछना है कि क्लेम किस तरीके से प्रोसेस होता है इस कंपनी के अंदर। अगर क्लेम प्रोसेस आपको समझ में आता है या फिर इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ ये इजी टू अंडरस्टैंड है, या फिर क्लेम फाइल करना आसान है इस कंपनी के अंदर, तो इस तरीके से आपको समझना है कि अंडरराइटिंग और क्लेम प्रोसेस उस कंपनी के अच्छे होने चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। एंड ऑफ द डे क्लेम आने के बाद आप परेशान ना रहें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि आप क्लेम प्रोसेस और अंडरराइटिंग को समझ सकें। अब हम लोगों को 9 पॉइंट समझना है कौन सा 9 पॉइंट? नवा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपना आता है कि हम लोग जब मेडिकल अंडरराइटिंग पे जाते हैं, जब हम पॉलिसी खरीदते हैं, तो कंपनीज कुछ क्वेश्चन पूछती हैं आपसे, वहाँ पर हम गलती कर जाते हैं कि मुझे एक्चुअल में क्या चीज़ डिस्क्लोज करनी है, क्या चीज़ डिस्क्लोज नहीं करनी है, वहाँ बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो आप जो भी चीज़ डिस्क्लोज करते हो वो बिल्कुल सच होनी चाहिए। आपकी मेडिकल कंडीशंस क्लेम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, यानी और अर्ली क्लेम में तो खासकर, क्योंकि आप बहुत बड़ी पॉलिसी खरीद रहे हैं, 1 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ अलग अलग इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, तो कंपनीज के लिए समझने की ज़रूरत है क्लेम देते समय कंपनीज पूरी तरीके से अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करेगी। यानी अगर किसी की जल्दी बीमारी से डेथ होती है, कोई भी क्रिटिकल डिजीज़ हो जाती है, तो 4 या 5 साल तक कंपनीज पूरी तरीके से सर्वे करती है कि कोई चीज़ छुपाई तो नहीं गई थी, कोई बीमारी पहले से तो नहीं थी। तो आपको अपनी मेडिकल कंडीशन वहाँ पे डिस्क्लोज करनी है, जैसे हम अल्कोहल पीते हैं नहीं पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं नहीं लेते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग सिगरेट पीते हैं कि नहीं पीते हैं। दीज आर द थिंग्स, ये डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। या फिर कोई मेडिकली ऑपरेशन हुआ है, जैसे स्टोन का ऑपरेशन होता है, सिस्ट का ऑपरेशन होता है, कोई एक्सीडेंट हुआ था पहले, कोई और बीमारी हम लोगों को हुई थी, तो हम लोगों को वो डिस्क्लोज करना होता है। तो ये जो 9th वाली कंडीशन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब 10वां जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो पॉइंट हम समझ गए तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से हम कर पाएंगे अपनी जर्नी को कंप्लीट टर्म इंश्योरेंस समझने में। तो लास्ट पॉइंट अपना है, बट नॉट लीस्ट, ऑब्वियसली बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट ये ज़रूरी पॉइंट्स हमने निकाले हैं। वो पॉइंट अपना है, कुछ वेटिंग पीरियड्स होते हैं या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो टीएनसी को अच्छी तरह समझना ज़रूरी है, टर्म्स एंड कंडीशंस को। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सुसाइड आपका 1 साल के बाद कवर होता है मैक्सिमम कंपनीज के अंदर। वेटिंग पीरियड लग गया है ना, 1 साल के बाद आपको क्लेम मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। कोई भी एडवेंचरस स्पोर्ट्स आप करते हो, वहाँ पे क्लेम मिलने की संभावना कितनी है? नहीं मिलती जनरली। टेररिज्म अटैक बहुत जगह नहीं मिलता है, ठीक है। एनिमल बाइट्स जैसे स्नेक बाइट हो गया या कुछ और चीज़ हो गई, वो किस तरीके से वो कंपनी कवर करती है। तो ये बेसिकली पार्ट ऑफ फीचर्स ही है, बट इसको हम लोग एक्सक्लूजन के अंदर डालते हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशन समझनी थोड़ी बहुत ज़रूरी है, खासकर एक्सक्लूजन वाला पार्ट, कि क्या चीज़ कितने दिनों के बाद मिलेगी और क्या चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये 10 ज़रूरी बातें हैं जो आपको और मुझे इस जर्नी के अंदर समझने में, समझाने में आसानी से हम पॉलिसी ले पाएंगे अगर कर पाए तो दोस्तों मुझे लगता है कि हम लोगों ने अपनी 10 ज़रूरी बातों को कवर कर लिया है अच्छी तरीके से, कि टर्म इंश्योरेंस को लेते समय किन 10 ज़रूरी बातों का हमें ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ हम करते हैं तो हमारी पॉलिसी लेना आसान हो जाएगा। और मैं ये आपको एश्योरिटी देता हूँ कि ये जर्नी है, अगर आपने इसको कर लिया तो ये आप एक एडवाइज़र चूज़ करने में आपको आसानी हो जाएगी और आपको कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा कि कौन सी पॉलिसी आपने खरीदनी है, कौन सी कंपनी से टर्म इंश्योरेंस को लेना है। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है जो लेने के बाद डेफिनेटली मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ कि अगर आप 50-60 की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं तो आप डेफिनेटली 80-90 तक भी पहुँचेंगे और टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि आपने टर्म इंश्योरेंस करा रखा है। तो आपकी जर्नी स्मूथ हो जाएगी ज़िंदगी की आगे की, आप निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि आप टर्म इंश्योरेंस में पैसे नहीं खरीदते हो। आप टर्म इंश्योरेंस में पैसे नहीं खरीदते हो सर, आप सुकून खरीदते हो। जो पैसे आप दे रहे हो ना, उससे आपको सुकून मिलता है। इसलिए सर सुकून के लिए अच्छी चीज़ खरीदिए, अच्छी चीज़ में पैसा लगाइए और आराम से निश्चिंत हो जाइए। तो दोस्तों मैं ऐसी वीडियो हमेशा आपके लिए लेके आता रहूँगा और हमारी जर्नी के अंदर आपको इस बात की एश्योरिटी देता हूँ, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी जिसके कारण आप
फाइनेंशियली या किसी और चीज़ को लेकर, परेशानियों को लेकर भी आप अवेयर हो जाएंगे, आपको नॉलेज हो जाएगी और आप नॉर्मल से डेफिनेटली समझदार हो जाएंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। तो ये वो जर्नी है जो हमें और आप दोनों को मिलकर पूरी करनी है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।